मस्तौंग वो ज़िला है जो हमेशा से न सिर्फ रियासत कलात बल्कि पूरी बलोच सियासत का मरकज व महवर रहा है। रियासत कलात के दोनों मरकजी हिस्से सारावान और झालावान में बराहवी कबाइल की अक्सरियत आबाद है। बराहवी कौम नस्ली एतबार से भी और अपनी ज़बान के हवाले से भी बरसग़र की कदीम तरीन दराविड़ अक़वाम में से समझी जाती है। दराविड़ अक़वाम वो हैं जो इस खित्ते में एराओहे और दीगर कौमों की आमद से पहले यहाँ आबाद थीं और जिन्हें फ़ातिहीन ने हिंदुस्तान के जनूबी खत्तों की जानिब धकेल दिया गया था। बराहवी खुशकिस्मत थे कि बच निकलने में कामयाब हो गए। बलोचों के साथ रहते रहते बराहवी भी अब बलोच कल्चर का मुकम्मल हिस्सा बन चुके हैं और उनके यहाँ भी बलोचों वाली सारी खूबियाँ और खराबियाँ पाई जाती हैं। मस्तौंग वो ज़िला है जो 2 नवाब शायवानी और रईसानी और कई सरदार जिनमें बंगलज़ई, मोहम्मद शही, कारद और सातकज़ई वगैरह का मस्कन है। ये 1992 का साल था जब मस्तौंग नया ज़िला बना तो उसके पहले डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से मेरी वहां तैनाती हुई। इसी बरोही इलाके में ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। बिल्कुल आगाज में ही मुझे एक ऐसे वाक़ये का सामना करना पड़ा जिसको याद करता हूं तो उसकी कैफियत मुझे आज भी लर्जा देती है। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साजिद यूसुफानी ने मुझे बताया कि दश्त के इलाके में एक गांव के लोग एक 13 साला बच्ची को कारी करके मारना चाहते। जब मैं और साजिद लेवीज के साथ वहां पहुंचे तो वहां एक खौफनाक मंजर था। एक छोटे से कच्चे घर को पूरे कबीले ने घेरा हुआ था और वो अंदर महसूर माँ बेटी को बाहर आने की आवाजें लगा रहे थे और साथ दरवाजे को जोर जोर से ठुड्डे मार रहे थे। लेवीज ने हुजूम को हटाया और हमें दरवाजे तक पहुंचाया। हमारे कहने पर भी दरवाजा न खुला तो उसे मजबूरन तोड़ना पड़ा। अंदर दाखिल हुए तो एक 13 साला सहमी हुई बच्ची अपनी मां से लिपटी खौफजदा नजरों से हमें देख रही थी। बच्ची की बरामदगी के बाद सबसे बड़ा मसला यह था कि उसे कहां रखा जाए। दारुल-अमान नाम की चिड़िया से कबायली मुआशरा तो वाकिफ नहीं था। अमूमन ऐसी ख्वातीन को सिपरदारी पर किसी नवाब या सरदार के हवाले कर दिया जाता है जिसके घर में वो एक नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारती है। अलबत्ता वो मौत के खौफ से आजाद जरूर हो जाती है। इस मामले में सबसे हैरान कुन रिवाज मरी कबीले का है। अगर किसी मरी औरत पर कारी होने का इल्जाम लगे और वो कत्ल होने से पहले भागकर नवाब के घर पहुंच जाए तो उसे अमान मिल जाती है, लेकिन नवाब इसे अपने पास नहीं रखता बल्कि इसे अमूमी तौर पर सिंध में बेच दिया जाता है। इस फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन में आधा हिस्सा नवाब को मिलता है और बाकी आधा लड़की के वालिदैन के हिस्से में आता है। सिपरदारी पर दी गई या जान बचाकर भागी हुई ऐसी बेशुमार औरतों से सरदारों, नवाबों, मिल्कुहे और वडेरों के घराने आबाद हैं। ये औरतें दरअसल वो कैदी हैं जिन्हें आज की जदीद कानूनी इस्तिलाहात में मलामत ज़दा कैदी कहा जाता है और जिन्हें अवामी गैज़ व गज़ब से बचाने के लिए हिफाजती कैद में रखा जाता है। जिस तरह की ज़ाती जेलें और उक़ूबत खाने आपको बलूचिस्तान के बलोच मुआशरे में मिलते हैं वैसे किसी दूसरे खित्ते में बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि उनके शाना बशाना और बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले पश्तून कबाइल जो क्वेटा, पेशीन, कला अब्दुल्ला, जोब, लोरालाई और कला सैफुल्लाह के इज़ला में आबाद हैं, इनमें भी इस तरह की निजी जेलें अब नजर नहीं आती। तारीखी तौर पर ऐसी जेलें न सिर्फ बे-सगीर पाक व हिंद बल्कि दुनिया के हर खित्ते में मौजूद थीं, क्योंकि दुनिया भर में कबायली निज़ाम था और रियासत जैसा इदारा भी वजूद में नहीं आया था। अगर किसी ने हुंजा में बिलतत फोर्ट देखा हो तो उसके अंदर एक कैद खाना है जो वालई बाल्तिस्तान की ख्वाबगाह के साथ एक कमरे में ज़ेरे ज़मीन बनाया गया है जिसकी छत पर सलाखों का जंगला लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़मीन खोद कर एक मुर्गियों का ठिकाना बनाया जाए और उस पर जाली लगा दी जाए। ऐसी ही ज़ाती जेलों का सुराग तारीख और इसारी कदीमा में हर जगह मिलता है।
लेकिन रियासत के तसव्वुर के जोर पकड़ने, पहले बड़ी बादशाहतों और फिर कौमी रियासतों के वजूद में आने से चूंकि अमने आमा और इंसाफ अब रियासत की जिम्मेदारी बन गए थे, इसलिए अदालतें, सजाएं, जेल और कैद वगैरह सब रियासत और हुकूमत के दायरा इख्तियार में चले गए। यही वजह है कि दुनिया के दीगर खत्तों की तरह हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में भी सरदारों, वडेरों, नवाबों और खानों की जाती जेलें खत्म हो गईं। बलूचिस्तान में ऐसा क्यों है कि अभी तक सरदार इस कदर ताकतवर है कि एक आईनी हुकूमत की मौजूदगी में भी ऐसी जाती जेलें रखते हैं और उन जेलों को न सिर्फ कबीला बल्कि पूरा बलोच मुआशरा खामोशी से कबूल करता है? इसकी बुनियादी वजह अंग्रेज इस्तिमारी हुकूमत का इस खित्ते के साथ रवैया है। बरसग़िर पाक व हिंद के तमाम इलाके अंग्रेज ने लड़कर फतह किए और वहां अपना निज़ाम इंसाफ व कानून, ज़ाब्ता फौजदारी, ताइज़राती हिंद और ज़ाब्ता देवानी की सूरत में नाफिज किया। लेकिन बलूचिस्तान में रॉबर्ट सुंडेमन की फॉरवर्ड पॉलिसी में ताजे बरतानिया ने सरदारों को इक़्तिदार में अपना हिस्सेदार बनाकर बलूचिस्तान में अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम किया। यही वजह है कि बलूचिस्तान में ना अदालतें कायम हुई और ना ही पुलिस के थाने। यहाँ ताइज़राती हिंद, ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता देवानी का भी नफाज नहीं किया गया। इसकी बजाय फैसले के लिए कदीम जिरगा सिस्टम को ही हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया और हुकूमत की तरफ से अपने इलाके में एक नवाब या सरदार हर तरह के जुर्म पर काबू पाने और जिरगे के जरिए इंसाफ फराहम करने का जिम्मेदार बना दिया गया। इसे मजीद मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए इसी के कबीले से लेवीज के सिपाही भर्ती किए गए। उन्हें तनख्वाह हुकूमत देती, लेकिन वो सरदार और डिप्टी कमिश्नर दोनों के मुश्तरका मुलाजिम होते। तमाम सरदार और नवाब लेवीज फोर्स में कोई ना कोई ओहदा जरूर रखते। इसी हाल में अंग्रेज की हुक्मरानी की एक सदी बीती, पाकिस्तान बन गया। पूरे मुल्क में ताइज़राती पाकिस्तान का फरीरा लहराया, लेकिन बलूचिस्तान में जिरगा और सरदार ही कायम रहे। अयूब खान ने 1968 के ऑर्डिनेंस से इसकी शक्ल थोड़ी सी बदली, मगर सरदार की सरदारी मुकद्दम ही रही। 1973 के इलेक्शनों ने सरदारी निज़ाम को एक दफा हिला कर रख दिया, लेकिन भुट्टो की जाती अना और आलमी हालात के तहत बलूचिस्तान में आर्मी एक्शन शुरू हुआ तो आम बलोच मुर्गी के चूजों की तरह सरदारों के परों तले जा बैठा। भुट्टो गया तो जियाउल हक से लेकर मौजूदा दौर तक हर किसी ने बलूचिस्तान पर हुकूमत करने के लिए सरदार का कंधा ही इस्तेमाल किया, इसे रियासती ताकत के साथ मजबूत किया। आज जो सरदार या नवाब रियासत के साथ खड़े हैं वो भी, और वो सरदार और नवाब जो रियासत के मुखालिफ बरसरे पैकार हैं वो भी इस सिस्टम के लाडले हैं। जो रियासत के मुखालिफ हैं उनकी ताकत उनका कबीला है, इसलिए वो कबीले पर अपना गलबा चाहते हैं, और जो रियासत के हक में हैं वो इसी कबायली कुव्वत की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करके मजीद मरात लेते हैं। यही वजह है कि अब्दुर्रहमान खेतरान की जेल में कैद मजलूम हो या किसी और सरदार या नवाब के उकूबत खाने में बंद अफराद, कोई सरदार, नवाब, वडेरा, मुल्क और खान इस जुल्म पर कभी आवाज बुलंद नहीं करेगा। यही वजह है कि आज सियासी मैदान के कितने बड़े नाम हैं जो सब के सब चुप हैं, दम बखुद हैं।